हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम शुरू कर रहे हैं सुरेंद्र मोहन पाठक द्वारा लिखा गया सुधीर सीरीज का मज़ेदार उपन्यास ओवरडोज का पार्ट 2। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। पीछे मैंने अपना डनहिल का पैकेट निकाला और एक सिगरेट सुलगा लिया। ड्रिंक्स के साथ वो वापस लौटी। वो मेरे करीब की कुर्सी पर बैठ गई। उसने ट्रे पर से उठाकर एक गिलास मुझे थमाया और दूसरा खुद थामा। चीयर्स, वो बोली। चीयर्स, मैं बोला। स्कॉच है, खास मेहमानों के लिए रखती हूँ। तुम खास तो नहीं हो, फिर भी तुम्हारा लिहाज किया। मेरा नहीं स्वीटार्ट, पेइंग कस्टमर का। एक ही बात है, एक ही बात है। तो मैं ये नोट उठा लूँ? नहीं, यानी कि एक ही बात नहीं है। ड्रिंक की तरफ ध्यान दो। मैंने विस्की का एक घूंट भरा। नतीजन जो ख्याल मेरे ज़हन में आया उसे मैं अपने चेहरे पर झलकने से बड़ी मुश्किल से रोक पाया। अगर वो स्काच थी तो मैं बादशाह अकबर था। मज़ा आया? वो बोली। हाँ आया। ज़िंदगी में दो ही ख्वाहिशें थी, एक ताजमहल देखने की और दूसरी किसी हसीना के हाथों जाम पीकर मर जाने की। ताजमहल में पिछले हफ्ते देख आया था। दूसरी ख्वाहिश अब पूरी हुई जा रही है। इत्मीनान रखो, मरोगे नहीं। तुम्हें क्या मालूम, मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया है। जहर में कहीं जहर मिलाना पड़ता है। बहक रहे हो? अच्छा, भूल रहे हो तुम कोई बात करना चाहते थे। पहले करना चाहता था, अब तो कुछ और ही करना चाहता हूँ। और क्या करना चाहते हो? वो इठलाकर बोली। सोचो मिस्टर, बात को बात तक ही रखो। क्यों भला? अब तुम सोचो। बढ़िया चीज़ कीमत पर मिलती है, अदा कर सकते हो? सोच के जवाब दूंगा। जवाब उसका मनपसंद न निकला। उसने सख्त और संदिग्ध निगाहों से मेरी तरफ देखा। क्या हुआ? मैं बोला। तुम तो 2 मिनट के मेहमान थे। था, लेकिन तब ड्रिंक की बात कहाँ हुई थी? बढ़िया कीमत वाली बढ़िया चीज़ की बात कहाँ हुई थी? किस फिराक में हो? हूँ तो सही किसी फिराक में। किसने भेजा है यहाँ? हे, एक आदमी, लेकिन तुम उसे नहीं जानती हो। वो भयभीत दिखाई देने लगी। कोई वजह नहीं थी, फिर भी तुम तुम किसी के भेजे से यहाँ आए हो? हाँ, मैं इत्मीनान से बोला। क्या बात है? जो कहना है कहते क्यों नहीं? तुम डर क्यों रही हो? मैं तो नहीं डर रही। तुमसे भला क्यों डरूंगी? उस आदमी का ख्याल तुम्हें डरा रहा है जिसके भेजे मैं यहाँ आया हूँ। कौन है वो आदमी? तुम ही बताओ। किसी आदमी का हिंट तो पहले तुम्हें दिया था। उसने जवाब न दिया। फिर उसकी तवज्जो अपने हाथ में थमे गिलास की तरफ गई। उसने एक ही सांस में गिलास खाली कर दिया। मैंने खाली गिलास उसके हाथ से ले लिया और उसकी जगह मैंने उसे अपना गिलास थमा दिया। उसकी भवें उठी। वो क्या है? मैं मुस्कुराता हुआ बोला कि मुझे तो तुम्हारी सूरत देखकर ही नशा हुआ जा रहा है। हैरानी है कि मैं तुम तीनों से आज से पहले कभी नहीं मिला। तीनों? एक तुम और दो ये। मैंने अपनी तर्जनी उंगली से बारी बारी उसके दोनों उरोजों को टहोका। हरामी, मेरा हाथ झपटती वो बोली। एक नंबर का, फ्रॉम टॉप ऑफ द शेल्फ। तुम तो यूं कह रहे हो जैसे हरामी होना तारीफ की बात हो। हरामी होना तारीफ की बात नहीं है हनी। एक नंबर का हरामी होना तारीफ की बात है दिल्ली शहर में। अब करो क्या बातें करनी है। बात मैंने डिम्पल की करनी है। डिम्पल कोठारी? डिम्पल कोठारी तुम्हारी पड़ोसन, तुम्हारी सहेली। उसके बाबत कुछ बताओ। मैं कुछ नहीं जानती, सिवाय इसके कि वो बगल के फ्लैट में रहती थी जहाँ की कल वो मुझे मरी पड़ी मिली थी। मैं और कुछ नहीं जानती। तुम तो मुझे नाउम्मीद कर रही हो। देखो,
मेरा यकीन करो, मैं डिम्पल की बाबत और कुछ नहीं जानती। पुलिस को देने के लिए ये जवाब ठीक है। पुलिस को ज़्यादा कुछ बोलो तो वो लोग गले पड़ते हैं, हलकान करते हैं। मेरी बात और है, तुम्हारी बातें क्यों और है। आई एम ए पेइंग कस्टमर, रिमेंबर। दिस मनी इज़ फॉर ड्रिंक्स। नाउ यू रिमेंबर। ड्रिंक्स एंड अदर सर्विस। सॉरी, नो अदर सर्विस। लेकिन मिस्टर, 2,000 रुपयों में कहीं से नया चेहरा मिलता हो तो बोलो। तुम्हारे इस सुंदर मुख को डैमेज का क्या खतरा है? किससे खतरा है? डिम्पल की बात करने पर क्यों कोई तुम्हारे पर ऐसे कह डालने की कोशिश करेगा? मैंने कह दिया ना, मैं डिम्पल के बारे में कुछ नहीं जानती। अब पीछा छोड़ो। पीछा छुड़ाना था तो पकड़ने क्यों दिया था? गलती हुई मेरे से। तुम नाहक डर रही हो। डिम्पल के बारे में दो बोल बोल लेने से कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तुम्हें क्या मालूम? मुझे मालूम है, क्योंकि कोई तुम्हें जबरन चुप रख सकता है तो कोई जबरन बोलने के लिए मजबूर भी कर सकता है। तुम शेर से खौफजदा हो तो ज़रा सोचो कि सवा शेर तुम्हें कितना खौफजदा करेगा। सवा शेर कौन? मुंबई के भाई अलेक्स पाब्लो का नाम लेने का ख्याल मैंने किया, लेकिन फिर वो ख्याल मैंने छोड़ दिया। सवा शेर वो, मैं बोला, जो ऐसे 2,000 रुपये वेटर लोगों को टिप में दे देता है। इस बात से वो प्रभावित होती जान पड़ी। मैंने मेज पर से दोनों नोट उठाए और उन्हें उसके विशाल वक्ष की घाटी में खोस दिया। मुफ्त का माल है, मैं बोला। काबू में करो, यानी कि तुम्हारा नहीं है। किसका हो? पाने वाले के लिए फ्री है। जिसे मैं सवा शेर बोला, उसके लिए अब ये सेकंड हैंड माल है, क्योंकि इसे हैंडल किया जा चुका है। क्या कहने? कौन है ये खलीफा जो नोट हैंडल किया जा चुका हो तो उसे सेकंड हैंड माल लेता है और तुम उसके? एकाएक वो खामोश हो गई। मैंने उसकी निगाह दरवाजे की ओर उठी पाई तो मैंने उसका अनुसरण किया। दरवाज़ा खामोशी से खुला और एक आदमी ने भीतर कदम रखा। वो दरमियाने कद का दुबला पतला आदमी था। उम्र 27-28 का जान पड़ता था और चेहरा क्रूर था। वो डेनिम की जीन्स, वैसी ही कमीज और चमड़े की जैकेट पहने था। वो बोला तो उसके मुंह से आवाज़ भी वैसी ही क्रूर निकली जैसी कि उसकी सूरत थी। कौन है ये? सवाल उसने लड़की से किया था, लेकिन देख वो निरंतर मुझे रहा था। वो अनीता हकलाई। वो जब दो जने बात कर रहे हों, मैं सहज भाव से बोला, तो तीसरे को दखल अंदाज नहीं होना चाहिए। क्या बोला? जो तुमने सुना। अनीता इस वक्त मेरे से बात कर रही है, इसलिए ये झूठ है। वो तीखे भयभीत स्वर में बोली। टोकस ये यहाँ ज़बरदस्ती घुस आया है और ज़बरदस्ती मेरे गले पड़ रहा है, इसलिए मैंने इससे कोई बात नहीं की। मैंने इसे कुछ नहीं बताया। जानना क्या चाहता था ये? वो बोला, मेरे से पूछ खलीफा। मैं बोला, मैं डिम्पल के बारे में जानना चाहता था। डिम्पल मालूम कौन? वो कल बगल वाले फ्लैट में मरी पाई गई थी। थोबड़ा बंद, वो सख्ती से बोला। अभी मैं लड़की से बात कर रहा हूँ। अनीता, तूने क्या बताया इसे? कुछ नहीं, वो बोली। कतई कुछ नहीं, कसम उठवा लो। धमका के पूछेगा? मैं बोला, तो यही जवाब मिलेगा। मैं कुछ बोला तेरे को? बत्ती सी बीच के रख, वरना मुंह से बाहर होगी। पहले अपने सारे भाइयों को तो बुला ले। उसने मेरी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। वो फिर लड़की से संबोधित हुआ। डिम्पल की क्या बात थी? कोई बात नहीं थी। वो पूर्वतः भयभीत भाव से बोली। ये खामखा गले पड़ रहा था। डिम्पल के बारे में कुछ कह रहा था जो कि मेरी समझ में ही नहीं आया था। मैंने इसे कोई भाव नहीं दिया। अभी भावताव की शुरुआत हुई थी। मैं बोला, डाउन पेमेंट से। क्या? वो बोला, अंग्रेजी जरा भी नहीं समझता। कोई बात नहीं, इसके बाइस्कोप में झांक,
उसने झाँका तो पाया कि एक नोट का सिरा गिरहबान से बाहर झलक रहा था। उसने हाथ बढ़ाकर उसके गिरहबान में उंगलियां सरकाई और नोट बाहर खींच लिया। ये क्या है? वो कहर भरे स्वर में बोला। अनीता पत्ते की तरह कांपी। उसके मुंह से बोल न फूटा। एक और है, मैं बोला। इस बार उसने उसके हाउस कोट के गिरहबान को मुट्ठी में जकड़कर यूं झंझोड़ा कि उसके ऊपरले दो बटन फटाक फटाक करके टूटे और उसकी दूधिया छातियाँ अनावृत हो गई, जिनमें फंसा दूसरा नोट भी टोकस नाम के उस शख्स ने बरामद कर लिया। अब बोल, वो फुफकारा। इसने इसने ज़बरदस्ती की। हाउस कोट को अपने गले तक खींचती वो बड़ी कठिनाई से बोल पाई। जबरन ये दो नोट यहाँ यहाँ ठूस दिए। मैं तो इसे जानती भी नहीं। जबरन भीतर घुस आया और लगा डिम्पल के बारे में सवाल करने, लेकिन मैंने कोई जवाब न दिया। नोट क्यों न लौटाए? लौटाने ही लगी थी कि तुम आ गए। क्यों लौटाने लगी थी? कम लगे थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसी कोई बात नहीं थी। मेरा यकीन करो। उसने टोकस के हाथों से दोनों नोट झपटे और उन्हें जबरन मुझे थमाती बोली, ये पकड़ो अपनी मुसीबत और दफा हो यहाँ से। लेकिन पहले टोकस को बोल के जाओ कि नोट तुमने जबरन दिए थे और डिम्पल की बाबत मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। क्यों नहीं? क्यों नहीं? मैं बोला। हनी, तुम्हारे खातिर मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। उसके चेहरे पर हाहाकारी भाव आए। ये क्या कह रहे हो? वो बोली। मेरी खातिर कुछ करने का क्या मतलब है? जो सच है वो बोलो स्वीडार्ट। जो तुम मुझे बोलने को बोलोगी वो ही सच होगा। अरे, तुम क्यों मेरे साथ ऐसे पेश आ रहे हो? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जवाब में मैं केवल मुस्कुराया। टोकस ने बाँह पकड़कर लड़की को एक तरफ किया और खुद मेरे सामने आ खड़ा हुआ। क्या गेम है तुम्हारा? वो कंकश भाव में बोला। मेरा गेम अनपढ़ों की समझ में आने वाला नहीं, मैं बोला। फिर जैसे उसने लड़की को बाँह पकड़कर एक तरफ किया था, मैंने उसे एक तरफ किया और लड़की से संबोधित हुआ। खीर में मक्खी पड़ गई जाने मन, इसलिए अभी जाता हूँ, फिर मिलेंगे। मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। ऐसे कैसे चला जाएगा? टोकस बोला। कौन रोकेगा मुझे? मैं। उसके हाथ में एक चाकू प्रकट हुआ जिसे उसने खटका दबा के खोला। ये, अब बोल, डिम्पल की बाबत क्या बात करना था इससे? चाकू देखकर अनीता के मुंह से चीख निकल गई। टोकस, वो दहशतनाक लहजे से बोली। नहीं, खबरदार। टोकस हिंसक भाव से बोला। बीच में नहीं आना। बच्चे इन खिलौनों से खेला नहीं करते। मैं राजकुमार के अंदाज से बोला। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है, पेट फाड़ दूंगा। वो दांत पीसता बोला। आंतें निकाल दूंगा। टोकस, अनीता फुसफुसाई। यहाँ नहीं। अभी तेरी आंतों का हार तेरे गले में होगा। फर्श कैसा है? मैं बोला। क्यों पूछ रहा है? अभी तू इसे 2 इंच के फासले से देखेगा। कैसे? तेरी नाक इससे लगी होगी। ठहर जा साले। चाकू ताने वो मेरे पर झपटा। बिजली की फुर्ती से मैंने एक तरफ छलांग लगाई। चाकू के वार से मैं बाल बाल बचा। मैंने एक टांग चलाई तो उसकी चपेट में आकर वो भरभरा कर परे गिरा। मैंने झपटकर एक कुर्सी उठाई और पूरी ताकत से उस पर दे मारी। कुर्सी के परखच्चे उड़ गई। वो धराशायी हो गई। कुर्सी का जो हिस्सा मेरे हाथ में रह गया था, मैंने उसका प्रचंड प्रहार उसकी खोपड़ी पर किया। उसके मुंह से यूं आवाज़ निकली जैसे गुब्बारे में से गैस निकली हो। फिर वो निश्चेत हो गया। मैंने करीब जाकर पाँव की ठोकर से उसे हिलाया डुलाया, लेकिन उसके शरीर में कोई हरकत न हुई। तुमने मुझे अपने पीछे से अनीता की आतंकित आवाज़ सुनाई दी। इसे मार डाला?
ऐसे नाली के दुरदुराते कुत्ते इतनी आसानी से कहाँ मरते हैं। मैं हाँफता सा बोला, सिर्फ बेहोश है, सांस चलती साफ साफ पता चल रही है, अभी उठ के बैठ जाएगा। तुमने अच्छा नहीं किया। अच्छा, असल में मुझे क्या करना चाहिए था? इसे अपना पेट फाड़ लेने देना चाहिए था। ये खाली धमका रहा था। वहम है तुम्हारा। अब ये उठेगा तो तुम्हारी अच्छी खबर लेगा। कुमार का गुस्सा गधे पर उतारेगा। इसी बात का अंदेशा है न तुम्हें? उसने जवाब न दिया। ये तुम्हारे टाइप का आदमी है, मुझे यकीन है तुम इसे हैंडल कर लोगी। माँ, मेरी टाइप? जैसी रूह वैसे फरिश्ते। मैंने तुम्हें कुछ नहीं बताया था। मुझे क्या बताती हो? ये उठे तो इसे बताना, यकीन दिलाना। हाउस कोट के नीचे कुछ पहने हो ना? नहीं। बढ़िया। 2 बटन इसने तोड़ दिए, 3 और बाकी है, उन्हें खुद खोल लेना। ऐसा दिलकश नज़ारा इसका सारा गुस्सा हिरण कर देगा। वो राय मैंने उसे खामखा नहीं दी थी। वैसी औरत मर्द के सामने नंगी खड़ी होने के अलावा और क्या कर सकती थी? फिर भी कुछ कर सकती थी तो उसके लिए ड्रिंक्स बना के ला सकती थी। ये वैसा आदमी नहीं। वो बोली, स्वीटार्ट, आदमियों की एक ही किस्म होती है। तुम तो मेरे लिए मुसीबत बनकर आए हो। अभी कोड में खाज वाली बात भी होगी। क्या? फिर आऊँगा? ओ नो, मजबूरन आना पड़ेगा। डिम्पल कोठारी की बाबत कुछ भी नहीं बताया तुमने? नहीं बताया तो इतना हंगामा बरपा गया। कुछ बताती तो पता नहीं क्या होता। मालूम पड़ जाएगा। मैं कुछ नहीं बताने वाली। इसका मतलब है कि जानती तो हो कुछ न कुछ। देखो, तुम नहीं जानते हो तुमने कितना बड़ा पंगा लिया है। टोकस बहुत खतरनाक आदमी है, तभी तो फर्श पर लोट लगा रहा है। इत्तेफाक से दूसरी बार ऐसा इत्तेफाक नहीं होगा, इसलिए टोकस से बच के रहना। बच के रहने के लिए क्या करना होगा? शहर छोड़ दो, यहाँ से दूर कहीं चले जाओ। इस जमूरे की वजह से ये अकेला नहीं है। अच्छा अच्छा, इसका कोई जुड़वा भी है? बात को समझने की कोशिश करो। इस शहर से दूर कहीं किसी ऐसी जगह निकल जाओ जिसकी उन लोगों को भनक न लग सके। किन लोगों को? उसने होठ बीच लिए। तुम्हारा जमूरा कुनकुना रहा है, इसलिए अभी मैं चलता हूँ, लेकिन हमारी दूसरी मुलाकात यकीनन होगी। नहीं, हाँ, अगली मुलाकात पर सेक्स, ड्रिंक, डिनर, डांस का वाह वाह प्रोग्राम पक्का समझो। क्या कहने? इतना लंबा प्रोग्राम पहले ही फिक्स कर लिया? लंबा है, कोई बात नहीं। डिनर और डांस ड्रॉप कर देंगे। वाइट टॉप के हरामी हो। तारीफ का शुक्रिया। अभी चलता हूँ। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। सुनो, वो व्यग्र भाव से बोली। मैं ठिठका, वापस उसकी ओर घूमा। वो तो दे के जाओ। वो क्या? उसने 2 उंगलियां उठाई। ओह! उसका इशारा हजार हजार के 2 नोटों की तरफ था, जो टोकस पर प्रभाव डालने के लिए उसने मुझे जबरन सौंपे थे। उनकी मांग करने का उसका ढंग ऐसा था कि मुझे उस पर बहुत तरस आया। मैंने जेब से दोनों नोट निकालकर मेज पर डाल दिए। उसका सिर हौले से सहमति से हिला। मैं दरवाजे की ओर बढ़ा। वो वहाँ तक मेरे पीछे आई। जाहिर था कि दरवाज़ा बंद करने की नीयत से। दरवाजे का पल्ला खींचने की जगह मैं वापस घूमा और मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों पर जोर से एक चुंबन इंगित किया। ये क्या करते हो? वो फुसफुसाई। बोहनी करता हूँ। अपने तजुर्बेकार हाथों की तजुर्बेकार दस्तक जहाँ तहाँ उसके जिस्म पर देता मैं बोला, खाता खोलता हूँ फर्दर डिपॉजिट के लिए, फिर आऊँगा। मरोगे? अभी नहीं, अभी तो मुझे सरकार ही नहीं मरने देगी। क्यों भला? इनकम टैक्स नहीं भरा। वो होले से हंसी, मत भरी हंसी। अभी तक उसे जो शख्स मुसीबत लग रहा था, एक बार उसके साथ पप्पी जप्पी में मशगूल हुई तो
यार को भूल गई जो फर्श पर लुढ़का पड़ा था। सी यू हनी रेड ड्रैगन क्लब गुड़गांव रोड पर थी। टोकस का चाकू मेरे लिए कड़वा तजुर्बा साबित हुआ था। ऊपर से अनीता जोशी ने किन्हीं अनजान लोगों के हवाले से मुझे दहशत में डालने की कोशिश की थी। इसलिए उधर का रुख करने से पहले मैं अपने फ्लैट पर गया था, जहां से मैंने अपनी लाइसेंस शुदा स्मिथ एंड वेंसन रिवॉल्वर काबू में की थी। क्लब के सामने पार्किंग उपलब्ध नहीं थी, जिसकी वजह से मुझे कार को काफ़ी आगे ले जाकर पार्क करना पड़ा। कार से उतरकर रिवॉल्वर को पतलून की बेल्ट में घुसा, ऊपर से कोट के बटन बंद किए और फिर फुटपाथ पर चलता क्लब की इमारत की ओर बढ़ा। दिल्ली में मेरे जैसे हर बालिग बाशिंदे की अहम समस्याएं दो ही हैं, एक गाड़ी कहाँ खड़ी करूं और दूसरे वजन कैसे घटाऊं। दूसरी समस्या से मैं अभी भरी था, लेकिन पहली दिल्ली में किसी को नहीं बख्शती थी। कोलंबस ने अमेरिका की खोज में उतना वक्त नहीं लगाया होगा जितना कि दिल्ली में पार्किंग की जगह खोजने में लग जाता था। पार्किंग मिल जाएगी तो गाड़ी के ठुक जाने का, उठ जाने का, धुल जाने का, स्टेरियो, स्टेपनी वगैरह सब गायब। अंदेशा तो अपनी जगह बराबर कायम था। इस समस्या से निजात पाने का तरीका था कि कम्युनिकेशन के और जरिए आजमाए जाएं, जैसे कि बस, टैक्सी, चोरी की कार। चोरी की कार इसलिए क्योंकि उसे कहीं भी छोड़ा जा सकता है, बीच सड़क पर भी। टैक्सी वाले बाड़े में ठगी करते थे, लेकिन चल देते थे। आप विदेशी समझे जाने लायक पर्सनैलिटी रखते हैं तो ये ठगी व्यापक हो सकती है। इसलिए दिल्ली में टैक्सी करते वक्त भाड़े के बाबत ज़रूर कन्फर्म करें कि वो रुपए में है या डॉलर में है। भाड़ा $100 ₹100 तय होने पर हो सकता है कि मंजिल पर पहुंचने पर आपसे $100 की मांग हो। बस की तो बात ही क्या था। दिल्ली की हर बस फ्री बॉडी मसाज का जरिया थी। महिलाओं के लिए तो खास तौर से। दिल्ली की बस सर्विस की दूसरी खूबी है कि आपके रूट की बस पहले तो आएगी ही नहीं, फिर 5 इकट्ठी आ जाएंगी। इमारत के प्रवेश द्वार पर कंप्यूटर प्रिंट आउट की सूरत में एक नोटिस लगा हुआ था, जिस पर लिखा था प्राइवेट क्लब फॉर मेंबर ओनली। लेकिन जब मैं भीतर दाखिल हुआ तो मुझे किसी ने रोकने की कोशिश न की थी। भीतर मेरे कदम एक हॉल में पड़े, जिसके बाएं बाजू में एक बार था। सामने बैंड स्टैंड था, उसके सामने छोटा सा डांस फ्लोर था। दाएं कुछ सोफे लगे हुए थे और बाकी हॉल में 4-4 कुर्सियां डाली गोल गोल मेज बिछी हुई थी। बैंड स्टैंड और डांस फ्लोर उस घड़ी खाली था और मेज़ों में से कुछ ही भरी हुई थी। मैं बार पर पहुंचा और एक ऊंचे स्टूल पर बैठ गया। काउंटर के पहली तरफ बारमैन मेरे सामने पहुंचा। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से मेरी तरफ देखा। मुंह में दही जमी है, मैं बोला। वो सकपकाया। कोई सख्त बात कहने के लिए उसने मुंह खोला, फिर इरादा बदल दिया। योर ऑर्डर सर, वो नकली अदब जताता बोला। जानी वाकर ब्लैक लेबल, मैं बोला। लार्ज सर, यस, विद वाटर और सोडा। सोडा, आइए सर, 1 क्यूब। उसने ड्रिंक बनाकर मेरे सामने रखा। टोकस है, मैं सहज भाव से बोला। कौन? वो सकपकाया। टोकस, वो दुबला पतला नौजवान छोकरा जो डिम्पल का करीबी है। डिम्पल? डिम्पल कौन? भाई डिम्पल कोठारी। और कौन? क्या बात है, यहाँ नए हो? उसने तत्काल उत्तर न दिया। उसने अपलक मेरी ओर देखा। बिल्कुल नया नहीं हूँ। फिर वो बोला, लेकिन कदरन नया हूँ। 3 महीने से यहाँ हूँ। 3 महीने कोई कम नहीं होते लोग बाग को जान लेने के लिए। तुम्हें टोकस को जानते होना चाहिए।
डिम्पल को तो ज़रूर ही जानते होना चाहिए। नो, यस, वो बोला। एक क्षण ठिठका और फिर बोला, सर। हे डिम्पल, मैं पता करके आता हूँ। बार काउंटर के बैंड स्टैंड की ओर के सिरे पर दीवार में एक दरवाज़ा था जिसकी ओर वो बढ़ा। वो दरवाजे के करीब पहुंचा तो दरवाज़ा पहले ही खुला और काला सूट पहने एक लंबे छरहरे बदन वाले आदमी ने बाहर कदम रखा। उसके एक कदम पीछे एक दूसरा आदमी था जो ड्रम जैसा भारी भरकम था और जो अपने डबल ब्रेस्ट के ट्रेंड के कोट में फंसा हुआ जान पड़ता था। उसकी काली पतलून उसकी मोटी तोंद पर सस्पेंडर्स के सदके टिकी हुई थी। बारमैन काले सूट वाले की तरफ आकर्षित हुआ। उसने एक गुप्त निगाह मेरी तरफ डाली और काले सूट वाले की ओर तनिक झुककर होठों में कुछ बुदबुदाया। काले सूट वाले ने मेरी ही दिशा में निगाह दौड़ाई और फिर सहमति से सिर हिलाया। बारमैन दरवाज़ा खोलकर उसके पीछे गायब हो गया। काले सूट वाला मेजों के बीच से गुजरता बाहर की तरफ बढ़ चला। दूसरा शख्स ड्रम की तरह ही लुढ़कता उसके पीछे लपका। मेरी निगाह तब तक उन दोनों का अनुसरण करती रही जब तक वो दिखाई देने बंद न हो गए। मैं फिर अपने ड्रिंक्स की तरफ आकर्षित हुआ। साहबान अनीता जोशी को इनकम टैक्स वाली बात मैंने यूं ही नहीं कह दी थी। वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि पुराने ज़माने के मुकाबले में आजकल लोग 20 साल ज़्यादा जीते हैं। वैज्ञानिक लोग कोई गलत नहीं कहते, लेकिन वो ये नहीं जानते कि क्यों 20 साल ज़्यादा जीते हैं। इसलिए ज़्यादा जीते हैं क्योंकि उन्होंने पूरा इनकम टैक्स भर के मरना होता है। बाजू का दरवाज़ा खुलता पाकर मैंने उधर देखा तो पाया कि बारमैन दरवाजे में से सिर निकालकर मुझे भीतर आने का इशारा कर रहा था। मैं उठकर वहां पहुंचा। मैं भीतर दाखिल हुआ तो मैंने पाया कि वो दरवाज़ा एक गलियारे के दहाने पर था। बारमैन ने दाईं ओर के एक बंद दरवाजे की ओर इशारा किया। मैंने जानबूझकर इशारा न समझा। क्या कह रहे हो भाई? मैं बोला। उधर जाइए। उधर क्या है? उधर आपके सवाल का जवाब है। लेके चलो, मैंने बाहर तक पहुंचना है। वो काले सूट वाला कौन था? कौन काले सूट वाला? अरे, जो थोड़ी देर पहले इस दरवाजे से बाहर निकला था और जिससे तुमने कोई बात की थी। अच्छा, वो? हाँ, वो विनोद बत्रा साहब हैं, यहाँ के मैनेजर हैं। और वो दूसरा आदमी जो उनके साथ था उसे मैं नहीं जानता। बत्रा साहब की तरह वो यहाँ का मुलाजिम नहीं था। नहीं साहब, होता तो मैं जानता होता। मुझे फिर बोलने का मौका दिए बिना वो दरवाजे से बाहर निकल गया। कुछ क्षण झिझकता झिझकता मैं यथास्थान खड़ा रहा और फिर निर्देशित दरवाजे पर पहुंचा। मैंने उसे धक्का देकर खोला और भीतर झाँका। भीतर एक ऑफिस टेबल के पीछे सफ़ेद सूट पहने एक आदमी बैठा था जिसके सिर के बालों में इतनी जेल लगी हुई थी कि वो पलस्तर की तरह खोपड़ी से चिपके जान पड़ते थे। उसके ऊपरी होठ पर बारीक तराशी हुई मूछें थी और कलमें इतनी लंबी थी कि कान से नीचे तक आती थी। वो खामोशी से बैठा टूथपिक से अपने दांत कुरेद रहा था। मैंने भीतर कदम डाला तो उसने बड़े यत्न से उस अहम काम से किनारा किया और सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। क्या है? वो बोला। मुझे क्या पता क्या है। अरे, किस फिराक में हो? फ्राक में बच्चियाँ होती है, बड़ी हद तक किशोरियाँ होती है। मैं क्या लगता हूँ तुम्हें? क्या? मैं फ्रॉक में नहीं, ट्रीट के कोट में हूँ और टेरीवुल की पैंट में हूँ। झूलेलाल, सारे जोकर मेरे ही पल्ले क्यों पड़ते हैं? झूलेलाल को याद किया तो ज़रूर चेलानी हो, मिर्चू चेलानी। मेरे को जानते हो? नहीं। तो फिर? कभी तुम्हारे भाई कीमती से वाकिफ़ था, इस वजह से तुम्हारे नाम से वाकिफ़ हूँ। ओह, वो साला कम था, वो खाता कम था,
एक दिन में खाली 3 तंदूरी मुर्गे, 8 कीमा पराठा, 4 सालम प्रोफेट और बकरे की एक टांग खाता था। खुराक ट्रिपल कर देता तो 4 महीने में तुम्हारे जैसा लगने लगता। उसके चेहरे ने कई रंग बदले। कई क्षण वो यूं खामोश बैठा रहा, जैसे फैसला न कर पा रहा हो कि मेरे से कैसे पेश आए। फिर उसने टूथपिक को यूं संभाल कर मेज पर एक तरफ रखा, जैसे वो कोई कीमती और मामूली हिलडुल से टूट जाने वाली चीज हो। फिर वो मुझे घूरता हुआ बोला, डेंटिस्ट का बिल नहीं भरना चाहता? इधर फ्री में दांत निकालने की मर्जी से आया है। कुछ धमकी सी सुनाई दे रही है मुझे। पहचान चोखी है तुम्हारी, भेजे में भी चोखा कुछ है तो बोलो, क्यों आप बेल मुझे मार जैसी बात कर रहे हो? कोई खास वजह नहीं, सिवाय इसके कि ये मेरा स्टाइल है, तो मैं अपना स्टाइल पेश करूं। कितना फ़र्क है माँ जायो में। कीमती तो ऐसी जुबान मेरे से कभी न बोला, जबकि वो तुम्हारे से ज़्यादा स्मार्ट था, तुम्हारे से ज़्यादा जबर था, स्मार्ट नहीं था। स्मार्ट होता तो पुलिस के हत्थे न चढ़ा होता, शूट आउट में न मरा होता 18 गोलियां खा के। जब तक जिया तब तक वो शान से जिया। तुम्हारी तरह ऐसी फटीचर क्लब में नहीं बैठता था, टोकस जैसे लल्लुओं को अपने अंडर में नहीं चलने देता था। टोकस टोकस, हाँ, ओह, अभी मेरी समझ में आया कि तुम कौन हो। कौन? तुम वो शख्स हो जिसने अंबरलाज में टोकस से पंगा लिया था। गलत, मैं वो शख्स हूँ अंबरलाज में टोकस ने जिससे पंगा लिया था। क्या फ़र्क हुआ? बहुत फ़र्क हुआ। मेरा असूल है कि जब तक पंगा मेरे से पंगा न ले तो मैं पंगे से पंगा नहीं लेता। बोलता बहुत है साईं, तेरी बोलती बंद करनी पड़ेगी। तुम्हारा जमूरा तो न कर सका जो चाकू। तभी मेरे पीछे दरवाज़ा खुलने की आहट हुई। मैं खामोश हो गया। मैंने घूमकर पीछे देखा। मेरे पीछे टोकस खड़ा था। मेरी उससे निगाह मिली तो वो यूं हंसा, जैसे मुझे वहाँ मौजूद पाकर उसके मन की मुराद पूरी हो गई हो। बड़ी जल्दी जाग गए चक्कूबाज खलीफा, मैं बोला। न सिर्फ जाग गए, उठकर अपने पैरों पर भी खड़े हो गए, चलने फिरने भी लगे। तू ठीक जगह पर आया है, वो दांत पीसता बोला, और मैं ठीक वक्त पर पहुंचा हूँ। शाबाश, अब एक बात बता, बल्कि 2 बता। क्या बकता है? पहले तो ये बता कि तेरा ये चेहरा असली है या तूने कोई मुखौटा पहना हुआ है। क्या? फिर ये बता कि तेरे बाप ने जब तेरी माँ के साथ सेक्स किया था, जिसका कि तू नतीजा है, तो उसने तेरी माँ को अपना नाम बताया था? नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा। मैंने उसकी तरफ से निगाह फिरा ली और वापस चेलानी की तरफ देखा। ये आदमी जान से जाने को तड़प रहा है। मैं बोला, तुम इसे कोई सबक देते हो या मैं दूं? क्या सबक देगा? पीछे से टोकस बोला। मैं फिर उसकी तरफ घूमा। मैंने देखा उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया था। तेरी बाह तोड़ दूंगा। कौन सी तोड़ेगा? उसने अपनी दोनों बाहें मेरे सामने की। मैंने देखा कि उसके दाएं हाथ में पहले से कहीं लंबा चाकू मौजूद था। भाई वाह, तूने तो खुद ही फैसला कर लिया कि कौन सी तुड़वाएगा। वो सकपकाया। उसने अपने होठों पर जुबान फेरी। साफ जाहिर हो रहा था कि मेरी दिलेरी उसे कंफ्यूज कर रही थी। कीमती के भाई, मैं मिर्चू चेलानी से बोला, मैं सॉरी बोलता हूँ और अपने अल्फाज वापस लेता हूँ कि मैंने इस छक्के को लल्लू कहा। छक्का? ये लगता भी है, बस ध्यान ही नहीं दिया। ठहर जा साले, दांत किटकिटाता टोकस बोला और चाकू वाला हाथ सामने ताने मेरे पर झपटा। वो थोड़ा करीब पहुंचा तो मैंने अपने आप को फर्श पर गिरा दिया और अपनी दोनों टांगें एक दायरे की सूरत में सामने घुमाई। मेरी टांगें पूरी ताकत से
उसके टखनों के ऊपर कहीं टकराई और वह मुंह के बल फर्श पर गिरा। मैं तत्काल संभला। मैंने झपटकर उसके चाकू वाली बाँह थामी और उसे पूरी ताकत से उसकी पीठ पीछे मरोड़ा। एक कड़ाक की आवाज़ से उसकी कोहनी का जोड़ खुल गया। चाकू अपने आप ही उसकी उंगलियों से फिसल गया। मैंने पाँव की ठोकर से चाकू को दाई दीवार के साथ लगे सोफे के नीचे पहुंचा दिया और फिर उसकी बाँह तोड़ दी। दूसरे हाथ से अपनी टूटी बाँह थामता वो सुबकता सा बोला, बाँह तोड़ दी, तेरा काम किया है। मैं बोला, तेरे कहने पर तोड़ी, तेरा साहब गवाह है इस बात का। साहब साहब ये शट अप, चेलानी गुस्से से बोला। टोकस सहम कर चुप हो गया। लगता है, मैं बोला, औरत पर ही जोर चलता है इसका। चेलानी ने सहमति से सिर हिलाया। मैं सोच ही रहा था इसकी छुट्टी करने को। वो बोला, आज इसने खुद ही अपनी छुट्टी कर ली। उसने मेज की पैनल पे लगा एक पुश बटन दबाया। तत्काल दरवाज़ा खुला और 1 to 1.75 के स्केल पर बने एक आदमी ने भीतर कदम रखा। अब्दी, चिल्लानी टोकस की ओर इशारा करता बोला, अभी खुद पंगा किया इसने, बाँह तोड़वा दी। इसे हड्डियों के डॉक्टर के पास लेके जा और बाँह सेट करा। बिल मेरे को लाके देना, समझा? अब्दी ने सहमति से सिर हिलाया। कैशियर से इसको पूरे महीने की तनख्वाह और 5,000 ऊपर से दिलवा और फिर दफा कर इसे। अब्दी ने फिर सहमति से सिर हिलाया। तू सुन रहा है न टोकस? हाँ, टोकस के मुंह से निकला। तो उठ के खड़ा हो। नहीं खड़ा हो सकता तो अब्दी को मुंह से बोल। बड़ी मुश्किल से वो उठ के अपने पैरों पर खड़ा हुआ। अपनी खैरियत चाहता है तो बाह का जो होना है वो होते ही दिल्ली से निकल ले। का क्या? वही जो तूने सुना। आइंदा तू मुझे दिल्ली में दिखाई दिया या किसी से मुझे खबर भी लगी कि तू दिल्ली में है तो तेरा अंजाम बुरा होगा। अब बोल क्या कहता है? अब क्या बोलूं बॉस? वो कराहता सा बोला, आपने तो कुछ बोलने लायक छोड़ा ही नहीं मेरे को। फिर भी बोल, मैं वही करूँगा जो आपका हुक्म है। मेरा क्या हुक्म है? मैं आइंदा कभी आपको दिल्ली में दिखाई नहीं दूंगा। पक्की बात? हाँ। झूठ बोलने का नतीजा समझता है ना? हाँ। मैं कल दोपहर बाद अपने आदमी दिल्ली में तेरी तलाश में लगाऊंगा। अगर तू उन्हें मिल गया तो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं दिल्ली में तो क्या, दिल्ली के आसपास भी नहीं दिखाई दूंगा। शाबाश, अब निकल ले। सिर झुकाए, टूटी बाँह थामे वो अब्दी के साथ वहाँ से रुखसत हो गया। पीछे चेलानी ने मेरी तरफ देखा। काफ़ी हैकड़ आदमी हो, वो सर्द लहजे से बोला। फौजदारी के आदी जान पड़ते हो? आदी नहीं हूँ, मैं लापरवाही से बोला। लेकिन फौजदारी जबरन गले पड़े तो उसे गले से झटकना तो पड़ता है ना। मुझे तुम्हारा उस जमूरी से निपटने का स्टाइल पसंद आया। तुम ये मुगालता मत पालना कि मैंने जो किया तुम्हारी वजह से किया। आज की कहानी बस यहीं तक। कहानी का अगला भाग अगले अंक में। अगर आपको यह नावल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।